अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज सन नवीद इकबाल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर जोलॉजी प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2023 डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए। टोटल एमसीक्यूज जो हैं आपके पास सेक्शन ए के अंदर वो 18 एमसीक्यूज होते हैं। हम लोग वन बाय वन हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके पास एमसीक्यूज है कि ह्यूमन इज अ बायसेक्सुअल, मोनोशियस, हर्मेफ्रोडाइट एंड डायोशियस। द करेक्ट आंसर इज अ डायोशियस। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइशियस होते हैं। और डाइशियस का मतलब क्या होता है, द ह्यूमंस आर डाइशियस मीनिंग दैट द इंडिविजुअल आर आइदर द मेल एंड फीमेल एंड हैविंग अ डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं वो अलग अलग अगर हों तो उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस। फिर आपके पास है कि ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, हर एक ईच थिक फिलामेंट के साथ क्या लगा होता है, 4 थिन फिलामेंट्स लगे होते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज बी, 4 थिन फिलामेंट्स लगे होते हैं। फिर आपके पास है कि नॉन कोडिंग सेगमेंट इन डीएनए आर, ये तो डेफिनेशन आपके पास, नॉन कोडिंग सेगमेंट इन डीएनए आर कॉल्ड इंट्रॉन। इसके बाद इसकी ये आपके पास आंसर हो गया। फिर आपके पास है कि थिन फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। हाँ यही होता है, ठीक है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। फिर आपके पास है द स्पर्म्स आर स्टोर्ड। स्पर्म जो है वो कहाँ स्टोर होता है, तो स्पर्म स्टोर होता है एपिडाइडमिस, सेमिनल वेसिकल्स और यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो एपिडाइडमिस इसमें स्टोर होता है आपका स्पर्म। फिर आपके पास है कि किडनी डेवलप फ्रॉम, किडनी किसमें डेवलप होती है, एपीमर, मीजोमर। किडनी डेवलप होती है मीजोमर में, ठीक है, किडनी मीजोमर में डेवलप होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, और उसके अंदर है आपके पास कि एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरोलेमा, एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरोलेमा बाय द मूवमेंट ऑफ होता ये है कि सोडियम इन एंड पोटेशियम आउट, ये होता है, ऑप्शन है सोडियम इन एंड पोटेशियम आउट। तो सोडियम इन टू द एक्सॉन, सोडियम इन टू द एक्सॉन एंड कैल्शियम आउट ऑफ द एक्सॉन, आपके पास पहला ही ऑप्शन है। तो ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। सोडियम इन, याद रखिएगा, सोडियम इन होते हैं, पोटेशियम जो है वो आउट होते हैं, सोडियम इन टू द एक्सॉन एंड पोटेशियम आउट ऑफ द एक्सॉन। फिर है आपके पास द फ्लाइट ऑर्गन ऑफ लोटस बर्ड्स एंड फ्लाइंग फिश। इन तीनों के अंदर जो ये फ्लाइंग ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लाइंग ऑर्गन होते हैं इन सबके एनालॉग्स। ठीक है ना, तो जो आंसर है वो आपके पास क्या, एनालॉग्स है। ठीक है, एनालॉग, अच्छा एनालॉग्स होते क्या है, एनालॉग्स पता है आप लोगों को, एनालॉग्स क्या होते हैं, एनालॉग्स आर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन डेट हैव द सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट एवोल्यूशनरी ओरिजिन। ठीक है ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है, वो सिमिलर होता है, लेकिन उनके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो उनके ओरिजिन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर आपके पास है एनीमिया, यार ये तो बहुत बच्चों वाला है, एनीमिया इज अ डिफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, एट दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर हैन एग इज लेड, अंडा जो है वो कब देती है, तो मोरुला, ग्लासुला, और भाई ये तो रट्टा बिल्कुल आपने मारना है, बहुत ज़बरदस्त, और ये आपने बार बार याद करना है। तो जो आंसर है उसका वो आपके पास क्या है, ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला इसका आंसर हो गया है। फिर है आपके पास इन दिस बिहेवियर एन एनिमल लर्न टू इग्नोर एंड रिपीट द स्टिमुलस। तो इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइड लर्निंग। तो अच्छा क्या है आपके पास, एन एनिमल लर्न टू इग्नोर एंड रिपीट, एनिमल लर्न करता है और इग्नोर करता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिंपल सा है, वो है आपके पास हैबिचुएशन, हैबिचुएशन। अच्छा आपने देखा होगा ना कि जो बर्ड्स होते हैं इनिशियली वो कोई भी जो चौक होती है, मतलब कि कोई राउंड अबाउट होती है, जो चौरंगी होती है, वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वहाँ वो आराम से अपना, कबूतर वगैरह भी होते हैं वो भी दाना वगैरह आराम से खा रहे होते हैं, और जो बसेस वगैरह होती हैं बासानी उनके पास से घूम जाती हैं, तो उनको पता होता है, कोई डर नहीं होता कि भाई हमें कोई आगे मार देगा। ये आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल भी है। फिर है आपके पास द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन, ये कौन सी गैस होती है जो कि ओजोन की डिप्लेशन करवा रही है, तो वो गैस है आपके पास क्लोरीन। ठीक है, फिर है आपके पास के द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवन टेक प्लेस,
फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम किसमें होता है? द फिपाइन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, फिर है आपके पास इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैनी कॉपीज ऑफ द डीएनए आर अटैच बाय। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर डीएनए की जो कॉपीज करवा रहे होते हैं तो वो किससे करवा रहे होते हैं? ठीक है, तो वो किससे करवा रहे होते हैं? देखें आप जरा, आपके पास है ये आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। आपके पास है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर एंड जीन थेरेपी। भाई बताओ आप लोग कौन सा होगा? तो जो राइट आंसर है ना वो क्या आपके पास? पीसीआर। अगर आपको पीसीआर का मतलब पता है ना तो बात आगे आप कर लेंगे। देखिए पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप लोग कॉपी को एक डीएनए की एक सेगमेंट के ना आप लोग बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, रिजल्टिंग इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सैंपल। तो एक छोटे से सैंपल से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे वो बना सकते हैं, डीएनए के सैंपल बना सकते हैं। तो पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द ब्लड बट नॉट इन द यूरिन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि खून में तो होता है लेकिन यूरिन में नहीं होता? तो ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया है, वाटर। देखो भाई स्टूडेंट्स, सॉल्ट भी आता है यूरिन में, और यूरिया तो आता ही आता है, और वाटर भी आता है, तो ग्लूकोज नहीं आता। ठीक है ना? तो अगर ग्लूकोज आना शुरू है ना तो आपको पता है कौन सी कंडीशन में आती है? अगर ग्लूकोज आना शुरू होता है यूरिन में तो डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज होता है वो यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर है आपके पास कि इन इट कॉज इनहिबिशन इन एडीए प्रोडक्शन। एडीए का मतलब पता है आप लोगों को? एडीए का मतलब क्या होता है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है? इंक्रीजिंग इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन इन द एडीए प्रोडक्शन। तो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन क्या करवाता है? इंक्रीजिंग इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। तो आपके पास ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और नेक्स्ट पेज पे आपके पास सबसे पहला है कि आर्चो प्रैक्टिस इज बिलीविंग टू बी द एवोल्यूशनरी पाथ लीडिंग। ये तो 2-3 मरतबा आ भी चुका और पहले से 10 ईयर के अंदर रिपीट हुआ है कि आर्चो प्रैक्टिस जो होते हैं वो किससे एवोल्यूशन, ये तो बर्ड्स टू रेप्टाइल टू द बर्ड्स है। फिर है आपके पास दिस एंजाइम इज यूज्ड टू सील द डीएनए। और इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि एंजाइम है जो कि सील करता है डीएनए को? तो भाई रिसेक्शन तो काटता है, डीएनए पॉलीमरेज चेन बनाता है, तो लाइगेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? वो सील करवाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे एमसीक्यूज। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजंस को। और पहला रीजन है आपके पास रीजंस है आपके पास। अच्छा, 5 रीजन करना है आपने। ठीक है, और 4 जो है आपके पास नॉन रीजनिंग करने होते हैं। तो पहला रीजन है आपके पास हाउ डू द स्किन एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ द थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा, मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ अभी सारे ना, ये जितने भी हैं मैं सारे रीजन को सॉल्व करवा देता हूँ। हाउ डज द स्किन एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ द थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल मैमल्स। और नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द जेनेटिक मोनोटनी इन विच द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक इज फाउंड। नेक्स्ट आपके पास व्हाई डू द एग ऑफ द बर्ड हैव द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द yolk। And next is a parathormone and calcitonin antagonistic in nature. And next one is why do the freshwater fish produce a large amount of the dilute urine? How is SCID different from the AIDS? And why do the cardiac muscles never undergo the fatigue? Why do the identical twins have the same sex? तो ये आपके पास रीजन थे। अभी मैं रीजन इंशाल्लाह जल्दी से आपको करवा देता हूँ सॉल्व। और नेक्स्ट आपके पास नॉन रीजनिंग है। नॉन रीजनिंग के अंदर है कि राइट एनी फोर ऑब्जेक्शन ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, राइट द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट द कॉज सिम्टम्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसलिप्स, राइट the difference between renewable and non-renewable resources, mention the different types of the encapsulated receptors and which lies in the skins, differentiate between an ectoderm and endoderms. और नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन एजिंग एंड इट्स कॉज। उसके बाद हैं आपके पास लॉन्ग, और लॉन्ग आपको 2 करने हैं इस सेक्शन के अंदर से। और पहला लॉन्ग है आपके पास व्हाट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड ऑल्सो ड्रॉ द लेबल डायग्राम। नेक्स्ट है उसके अंदर और में कि डिफाइन द बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लर्निंग बिहेवियर। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द मैसन साइकिल एक्सप्लेनिंग द चेंज दैट टेक प्लेस इन ईच फेल ऑफ द साइकिल एंड ड्रॉ द नीट एंड लेवल डायग्राम। डायग्राम भी बनानी है इसमें। ठीक है, स्टूडेंट जो है याद तो करके जाते हैं मैसन साइकिल, लेकिन उसकी डायग्राम नहीं करके जाते, तो भाई करके जाना।
अच्छा, एक और मज़े की बात बता दूं आप लोगों को मैं कि पीसी का पेपर जब मैंने अपना इंटर किया था तो उम्मीद से ज़्यादा सेकेंड ईयर का पेपर लग गया था, और वो हैरत हो रही थी कि भाई इतना ज़्यादा पेपर कैसे लगा। तो मुझे याद है, मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है। तो पीसी के पेपर को आपने हल्का नहीं लेना है, पीसी के पेपर बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। और मे बी और मे नॉट, ये पेपर बहुत ज़्यादा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मेरे ज़माने में मेरे ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेपर लगा था। फिर है आपके पास एक्सप्लेनिंग द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम, ऑल्सो राइट इट्स द सिग्निफिकेंस। और उसके साथ और मैं आपके पास सवाल है कि डिस्क्राइबिंग द लोकोमोशन इन द जेलीफिश, स्नेल एंड द स्टारफिश एंड द अर्थ फॉर्म एनी थ्री। अच्छा, कितने टोटल? जेलीफिश है, स्नेल है, स्टारफिश है एंड अर्थ फॉर्म, चार हैं। चार में से कोई तीन की आपने लोकोमोशन बताना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल आपके पास पेपर है। अच्छा, मैं आपको अभी फ़ौरन जो रीजंस है ना वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, जो सेकेंड ईयर जोलॉजी प्रैक्टिकल सेंटर में रीजंस आए थे वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, तो उसको जल्दी जल्दी क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहला आपके पास है कि हाउ डज द स्किन एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ द थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। तो कैसे स्किन जो होती है वो आपको थर्मो रेगुलेट कर रही होती है। हमारे मैमल्स वगैरह के अंदर जितने मैमल्स होते हैं, स्किन जो है वो थर्मो रेगुलेशन का काम कर रही होती है। तो थर्मो रेगुलेशन का काम इस तरह से कर रही होती है क्योंकि वो कंटिन्यूसली हीट को रेगुलेट कर रही होती है। वो कैसे कर रही होती है? बाय द स्वेटिंग और रेडिएशन से, कंडक्शन से कर रही होती है। हमें पसीना आता है, हमें रेडिएट करते हैं, सही है ना, और हमारे अंदर से कंडक्शन होती है, हीट बाहर आती है। और उसके साथ साथ हमारी बॉडी दो मेन मैकेनिज्म कर रही होती है। हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो वेजो डायलेशन भी हो रही होती है और वेजो कंस्ट्रक्शन भी हो रही होती है। और वो कैसे हो रही होती है? चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो जब गर्मियाँ होती हैं और हम बाहर जब धूप में जा रहे होते हैं तो हमारी जो वेजल्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, वो वेजो डायलेट हो जाती हैं। वेजो डायलेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर से हीट जो है वो जब खून बहुत तेज़ी से उसके अंदर से मूव कर रहा होता है तो उसके अंदर से हीट भी जो है वो ज़्यादा लॉस होती है और जो हमारे खून की जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। एज वेल एज जब हम लोग इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और हम लोग जब ठंड में जाते हैं तो हमारे वही जो वेजल्स होती हैं वो वेजल कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं, मतलब नसें जो हैं वो थोड़ी खिंच जाती हैं। और उसके अंदर से क्या होता है कि हमारी नसें जो होती हैं वो बीनीथ द स्किन काफ़ी नीचे चली जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है? हीट लॉस नहीं होती है और जो हीट होती है हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है। तो इस तरीके से स्किन जो होती है वो थर्मो रेगुलेशन का काम कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज अ जेनेटिक मोनोटोनी इन विद द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज इट फाउंड। जेनेटिक मोनोटोनी क्या होती है और कौन सी रिप्रोडक्शन होती है उसमें? तो जेनेटिक मोनोटोनी का मतलब होता है कि लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि वेरिएशन ना आए इन दी ऑफ स्प्रिंग। अगर किसी भी ऑफ स्प्रिंग के अंदर वेरिएशन नहीं आ रही तो आप समझ जाएं बच्चे कि ये कौन सी रिप्रोडक्शन है, वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? क्लोनिंग। क्योंकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन आपके पास डोमेन है ना वो यही है कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती है। जैसे कि इंसान पैदा हो रहे हैं तो वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, तो हर किसी के अंदर वेरिएशन है, कोई कैसा है कोई कैसा है, सब के सब अलग हैं। लेकिन अगर कोई ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से कोई मखलूक बनती है तो वो कैसे होते हैं? एग्जैक्टली अलाइक होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, जैसे कि वो पेरेंट्स से बने होते हैं। तो जेनेटिक मोनोटोनी जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, के जेनेटिक वेरिएशन कोई भी ना आए उनके अंदर ऑफ स्प्रिंग में। तो जाहिर सी बात है वो कौन सी रिप्रोडक्शन होगी? वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होगी, जैसे कि आपके पास वो क्लोनिंग होती है। और इट इज़ फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस एक्सेक्चुअली। तो जेनेटिक मोनोटोनी उन्हीं ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी जो कि ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनेंगे और इनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं आएगी, मतलब उनकी पॉपुलेशन के अंदर चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी वैसे के वैसे ही होंगे जैसे कि उनके पेरेंट थे। फिर आगे आपके पास नंबर 3 के अंदर वाई डू द एग ऑफ द बर्ड हैव द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द योग। क्यों बर्ड का जो आपके पास एग होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जर्दी होती है? तो बड़ा कॉमन सी बात है कि जो बर्ड के एग होते हैं उनके अंदर असेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और वो जो प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं बर्ड्स का ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। फिर आपके पास है हाउ डू द पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक इन नेचर। पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन जो है वो आपके पास एंटागोनिस्टिक क्यों होता है? एंटागोनिस्टिक का मतलब ये दोनों अपोजिट क्यों हैं, जबकि इन दोनों का काम जो होता है वो कैल्शियम को रेगुलेट करवाना होता है। तो पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन, पहली बात तो ये है कि ये दोनों के दोनों एंटागोनिस्टिक है, लेकिन इन दोनों का जो काम होता है वो कैल्शियम को रेगुलेट करवाना होता है। तो बड़ा सिंपल सा है, पैराथॉर्मोन इंक्रीज करवाता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, जबकि कैल्सिटोनिन जो होता है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाता है। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों काम तो करवा रहे हैं कैल्शियम का ही, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक हैं। एक इंक्रीज करवा रहा है कैल्शियम लेवल को इन दी ब्लड और दूसरा आपके पास डिक्रीज करवा रहा है कैल्शियम को इन दी ब्लड।
फिर आपके पास है कि वाई डू द फ्रेश वाटर फिश लार्ज अमाउंट ऑफ द वाई डू द फ्रेश वाटर फिश प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूट यूरिन, क्यों फ्रेश वाटर फिश जो होती है वो डाइल्यूट यूरिन कर रही होती है? तो वो इस वजह से कर रही होती है क्योंकि वो रहती है फ्रेश वाटर के अंदर है और वो इनटेक कर रही होती है वाटर को थ्रू द गिल्स एंड स्किन कंटिन्यूसली। अब जब वो कंटिन्यूस पानी पीती रहेगी तो उसका यूरिन भी कैसा आएगा? डाइल्यूट आएगा। तो अपनी बॉडी को कंपलसेट करने के लिए वो डाइल्यूट यूरिन अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट कर रही होती है। द 6th वन इज एन हाउ इज SCID डिफर फ्रॉम द एड्स। अच्छा, दोनों के दोनों इम्यून सिस्टम की ही बीमारी हैं। एड्स के अंदर भी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, SIDS के अंदर भी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। लेकिन जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है बाय बर्थ होता है और इसके अंदर भी आपके अंदर जो फाइट ऑफ द इन्फेक्शन होती है, लड़ने की सलाहियत होती है, WBC जो होते हैं वो डाउन द ट्रैक चले जाते हैं और वो अच्छी तरीके से बॉडी लड़ नहीं पाती जर्म्स के खिलाफ। जबकि अगर हम बात करते हैं एड्स की, द एड्स इज एन एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। लेकिन दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि SCID इज़ एन जेनेटिक डिसऑर्डर, बाय बर्थ हो जाता है, वेयर एज एन एड्स इज़ एन वायरस। ये एड्स जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन है। कभी भी किसी वक्त भी ज़िंदगी के किसी भी टाइम पीरियड में इंसान को एड्स हो सकता है अगर वो जो एड्स की प्रिकॉशंस हैं अगर वो उसको ब्रेक करता है तो लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो आपके पास इम्यून सिस्टम को डाउन द ट्रैक करने वाली ही आपके पास डिजीज़ हैं। लेकिन SCID जो हैं वो आपके पास बाय बर्थ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जबकि एड्स होता है वो वायरल इन्फेक्शन है। फिर आगे है आपके पास 7th वन इज एन वाई डू द कार्डिक मसल्स नेवर अंडरगो द फटीग, क्यों जो दिल के मसल्स होते हैं वो कभी फटीग उनके अंदर क्यों नहीं होती है, वो थकते क्यों नहीं है? जबकि आपके पाँव के मसल्स हैं, लिम के आपके मसल्स हैं तो वो थक जाते हैं, लेकिन कार्डिक मसल्स क्यों नहीं थकते? वो तो कंटिन्यूस बीटिंग कर रहे होते हैं। तो भाई बड़ा आसान सा है कि कार्डिक मसल्स जो होते हैं वो फटीग इस वजह से नहीं होती क्योंकि वहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई हो रही होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून सप्लाई हो रहा होता है। अब जब खून सप्लाई हो रहा होता है तो आपको पता है ब्लड का फंक्शन होता है कि जब वहाँ पर जब कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच रही होती है। ऑक्सीजन पहुँच रही होती है तो उसके अंदर ही साथ में क्या पहुँच रहा होता है? न्यूट्रिशन पहुँच रही होती है। अब जब ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है, न्यूट्रिशन आ रही है, तो वो थकेगी क्यों? वहाँ पर फटीग ही नहीं होगी। एज वेल एज के साथ साथ बता रहे हैं कि कार्डिक मसल्स के अंदर हाई डेंसिटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं और वो कंटिन्यूस क्या बना रहे होते हैं? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे होते हैं जो कि एनर्जी करेंसी होती है। अब जाहिर सी बात है जब ATP टू मच बनेगी एक जगह पर तो वो मसल्स भी कभी भी फटीग नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास वाई डू द आइडेंटिकल ट्विंस हैव द सेम सेक्स, क्यों आइडेंटिकल ट्विंस के सेम सेक्स होते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है आपके पास, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं? फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग से। ये दोनों के दोनों सिंगल फर्टिलाइज एग से बन रहे हैं और कंटेन अ वन सेट ऑफ दी सेक्स क्रोमोसोम, और एक ही सेक्स ऑफ दी क्रोमोसोम होगा। मतलब कि ये दोनों के दोनों जो होंगे या तो फीमेल होंगे, आइदर टू आर फीमेल और बोथ आर मेल। तो इस वजह से आपके पास होगा। तो ये ओवरऑल आपके पास ये 8 रीजन्स है जो कि प्रैक्टिकल सेंटर प्रीलियम उनके जो पेपर्स हुए हैं उनके तरफ पूछे गए थे। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में पहली मरतबा आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।